ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમે બધા ધોરણ 9 સક્સેસફુલી પાસ કરીને ધોરણ 10માં આવી ચૂક્યા છો. તમે જે ધોરણ 9માં જે મહેનત કરી છે એ બદલ તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને ગવર્મેન્ટની મહેરબાનીથી તમે બધા પાસ થઈ ચૂક્યા છો એ માટે તમને દરેકને સારી એવી શુભેચ્છાઓ. સો હવે તમે ધોરણ 10માં આવી ચૂક્યા છો. સો લેટ્સ વી સ્ટાર્ટ math subject, and in math subject we will start our chapter number 15, probability. Okay, so first of all we will start from meaning of the probability. Okay, what is the meaning of the probability? So probability meaning is depending upon four words: chances, possibilities, estimation and selection. Okay, so let's we talk about the first word, chances. What is the meaning of chances? Okay, तो chances का मतलब होता है whenever you are playing a cricket. Suppose मान लो कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो एंड दो टीम है, दो टीम में से कोई एक टीम बैटिंग करनी चाह रही है और दूसरी बॉलिंग. सो हाउ कैन वी डिसाइड दैट? सो वी विल डिसाइड बाय टॉसिंग अ कॉइन. हम एक क्या करेंगे, हम कॉइन को टॉस करेंगे. तो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें दो तरह के चांसेस होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है. ओके, तो यहाँ पे आपको किसका मीनिंग समझ में आया? चांसेस का. मतलब हेड के आने के भी चांसेस है और टेल के आने के भी चांसेस है. तो वो क्या दिखलाता है? प्रोबेबिलिटी. या तो हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है. चलो इसके लिए दूसरा वर्ड लेते हैं. मान लो कि आप लूडो या तो स्नेक एंड लैडर खेल रहे हो. मान लो कि आप लूडो ही खेल रहे हो. ओके, तो लूडो आप जब खेल रहे हो तो आप उसके लिए क्या करते हो? डाइस को थ्रो करते हो जिसके ऊपर 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं. तो जब भी आप डाइस को थ्रो करते हो तो उनमें 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि there is a possibility to come any number on the dice. तो वो क्या दिखाता है? हमें पॉसिबिलिटी दिखाता है. ओके, समझ में आया? उसके बाद है एस्टिमेशन एंड सिलेक्शन. तो इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है. अभी समर चल रहा है तो समर में आपके पापा आपके लिए और आपके परिवार के लिए मैंगोज खरीदने जाते हैं. तो मान लो कि आपके पापा कोई किसी दुकान पे मैंगोज लेने गए जहाँ पे बहुत सारे मैंगोज मिलते हैं. तो आपके पापा जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बहुत सारे मैंगोज पड़े थे. तो आपके पापा वहाँ पे जाएंगे, मैंगोज देखे तो क्या वो दुकानदार जो मैंगो देगा वही लेके आएंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है क्या कि दुकानदार कुछ अच्छे मैंगो के साथ कुछ बुरे यानी कि खट्टे जो आम है वो भी डाल देगा. तो जो दुकानदार देगा वो तो आप लोगे नहीं. तो क्या करोगे? आप क्या करोगे कि जो मैंगोस पड़े हैं, आम पड़े हैं, उनमें से आपके पापा क्या करेंगे? रैंडमली कुछ कुछ जगहों से आम को सिलेक्ट करेंगे. समझ में आया? और वो खरीदेंगे. जो दुकानदार देगा वो नहीं लेंगे, खुद चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि मैं अपने हिसाब से ये आम लूंगा, तुम जो दोगे वो मैं नहीं लूंगा. तो वो क्या करेंगे? जो आम का ढेर पड़ा है उनमें से अलग अलग जगहों से कुछ आम लेंगे. मान लो कि आपके पापा ने 10 आम लिए, मतलब 2 किलो के आसपास. शायद 10 आम यानी कि 3 और 4 किलो के ऊपर हो जाता है. हमें वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि आपके पापा ने 10 मैंगोज ली. ओके, अब आपके पापा घर आ गए, सभी मैंगो को आपने काटा और अलग डिश में तैयार किया. 10 मैंगो की 10 डिश तैयार की. जब आप टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि उनमें से 8 मैंगो ही अच्छी निकली जो स्वीट थी, मतलब मीठी थी.
बाकी की जो 2 मैंगो है वो जो उसका टेस्ट था वो खट्टा था, वो स्वीट नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपके पापा क्या करेंगे कि ये अंदाजा लगाएंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे वो कि नहीं, मैंने यहाँ से जो मैंगोस ली थी वो अच्छी है, क्योंकि 10 में से 8 मैंगो तो अच्छी है, तो 2 मैंगो तो खट्टी निकल सकती है, क्योंकि उसमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन सी मैंगो स्वीट होंगी और कौन सी मैंगो जो खट्टी होंगी। तो क्या करेंगे आपके पापा? दोबारा उसी शॉप पे, उसी दुकानदार से क्या करेंगे, बाकी के मैंगोस खरीद के लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक अंदाज निकला कि मैंने जो 10 मैंगो ली थी उनमें से 8 मैंगो तो अच्छी निकली। उस अंदाज पे, उस एस्टिमेशन पे वो दोबारा शॉपिंग करेंगे या तो परचेज करेंगे। मान लो कि वही 10 आम में से जो 4 ही मैंगोस थे वही अच्छे निकले, मतलब वही मीठे थे, और बाकी की जो 6 मैंगोस है वो खट्टी थी। तो क्या आपके पापा दोबारा वही शॉप पे, उसी दुकानदार से वो मैंगोस लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों? वो यही एस्टिमेशन लगाएंगे कि कल मैंने जो मैंगोस ली थी, 10 मैंगो ली थी, उनमें से 6 मैंगो तो खट्टी निकली, बाकी की 4 ही अच्छी निकली, मतलब मोस्टली जो मैंगोस है वो अच्छी नहीं है टेस्ट में। तो वो उसी के आधार पे, उसी एस्टिमेशन पे वो मैंगोस परचेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये मीनिंग हुआ एस्टिमेशन का और सिलेक्शन का, क्योंकि आपके पापा ने मैंगो सिलेक्ट किए थे और उसके आधार पे कुछ ना कुछ उसने प्रेडिक्टेशन किया कि ये अच्छी है या बुरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्टिमेशन कहेंगे। समझ में आया? जब आप भी किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो, तो आप भी जब भी पेन खरीदते हो तो आप क्या करोगे? 2 या 3 पेन को चेक करोगे, उसके बाद आप कई सारी पेन्स खरीदते हो। किसके आधार पे? एक अंदाज के आधार पे, एक एस्टिमेशन के आधार पे। तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जितने सारे एग्जाम्पल्स हमने लिए उनमें एक चीज कॉमन थी। क्या? कि उनमें कंफर्म रिजल्ट्स थे, मतलब तुम्हारे पास एक कंफर्म रिजल्ट था और उन्हीं में से किसी ना किसी का आंसर आता था। चलो बात करते हैं फिर से। आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल ही आएगा, तो कंफर्म रिजल्ट है आपके पास हेड या टेल। उसके बाद आपने डाइस से खेला तो डाइस में भी आपको 1 से 6 तक ही नंबर मिलेंगे, उससे अलग कोई नंबर नहीं मिलेगा। मतलब जहां पे रिजल्ट्स कंफर्म होते हैं वहीं पे किसका कंसेप्ट यूज होता है? प्रोबेबिलिटी का। ये तो आपको पता चल गया। ओके, और ये सारे कंसेप्ट आपको 11, 12 या तो आप कॉमर्स करते हो या साइंस करते हो, मतलब आप प्रोबेबिलिटी आगे आपको सभी स्टैंडर्ड्स में आएगी, इसीलिए इतना डीप में हमने इसे समझा। आगे बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि उसे हम कहते हैं एम्पिरिकल भी कहते हैं, और दूसरी होती है थियोरेटिकल, यानी कि उसका दूसरा नाम है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो इस जैसा नाम है वैसा ही है, ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आप खेल रहे हो, तो मान लो कि क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, तो आप बोलोगे नहीं मुझे बैटिंग ही करनी है, वो बोलेगा मुझे भी बैटिंग करनी है, कोई मानेगा नहीं। तो आप क्या करोगे? कौन बैटिंग पहले करेगा वो डिसाइड आप कॉइन टॉस करके करोगे। तो उसके लिए आपको कॉइन को उछालना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। चलो मान लो कि आप लूडो खेल रहे हो, आप और आपका दोस्त जो है, फ्रेंड है, वो लूडो खेल रहा है, और लूडो की खेल में उसे जीतने के लिए 3 नंबर चाहिए और आपको 2 नंबर चाहिए। तो क्या करोगे? आप डायरेक्टली बोल दोगे उसे कि चलो अभी मैं डाइस को थ्रो करूंगा ना तो 2 ही नंबर आएगा और मैं जीत जाऊंगा, तो मान ले कि मैं जीत ही गया। वो मानेगा नहीं। वो क्या करेगा? बोलेगा पहले डाइस थ्रो कर, जो निकला वही मैं मानूंगा, तू बोलेगा वो नहीं मानूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइस को थ्रो करना ही पड़ेगा, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? चलो ये हम इसकी एडवांस एप्लीकेशन लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट रॉकेट बनाते हैं और उसे लॉन्च करते हैं।
तो वो लॉन्च, क्या किसी भी चीज को आप बिना सिर्फ देख के बता सकते हो वो अच्छी है या नहीं है? नहीं बता सकते। क्यों? आप उसे टेस्ट करोगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, तभी जाके आप मानोगे कि डेट वन गुड और नॉट। तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो वैसे साइंटिस्ट है वो भी ऐसा ही करते हैं। मान लो कि रॉकेट बनाते हैं तो उसे लॉन्च करके छोड़ के उसे टेस्ट करते हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं। मान लो कि वो लॉन्च अच्छी तरह से हुआ तो वो दूसरी बार ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 चीजें हमें ध्यान में लेनी है। पहली कि एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी, मतलब मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे मान लो कि साइंटिस्ट जो रॉकेट्स बनाते हैं तो वो सीधे 1-2 महीने में नहीं बन जाते, उसके लिए 8-6 महीने, 8 महीने या तो 1 साल से ऊपर भी समय लग जाता है। मतलब इट इज टाइम कंज्यूमिंग, उसके लिए समय लगता है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में टाइम लगता है। दूसरा है कि उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है, यानी कि इट इज कॉस्टली, वो महंगा भी पड़ता है। मान लो कि साइंटिस्ट ने पहला रॉकेट बनाया, लॉन्च करके टेस्ट कर लिया, चलो दूसरी बार बनाया, दूसरा रॉकेट बनाया, लॉन्च करके टेस्ट कर लिया, तो क्या उसका जो फ्यूल होता है वो करोड़ों में होता है। मतलब वो सीधे डायरेक्टली वो सस्ता नहीं पड़ रहा है हमें। एक तो टाइम लगता है बनाने में, ऊपर से खर्चा भी होता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है, और दूसरा है उसमें खर्चा भी होता है। और तीसरा है वो किसी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि बैड वेदर है, जैसे अभी है, गुजरात के आसपास टोक्टे साइक्लोन गुजर रहा है, तो इस ऐसी बैड कंडीशन में, हवामान में रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें 3 चीजें ध्यान में लेनी है। पहली जो है वो है टाइम, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा है खर्चा भी ज़्यादा होता है। और तीसरा है कुछ कुछ कंडीशन में वही अप्लाई होता है। मतलब एम्पेरिकल या तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हर बार यूज नहीं कर सकते, ये उसके डिसएडवांटेजेस है। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करनी चाहिए? तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने जो कंसेप्ट निकाला वो उसे कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। जैसा नाम वैसा काम। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो थियरी के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन थियरी। थियरी आप अप्लाई करो, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और ज्यादातर ये यूज होती है। कैसे यूज होती है चलो देखते हैं। तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट यानी कि क्या, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसे कहते हैं इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेटर है पी, दैट्स व्हाई इट इज डिनोटिंग बाय पी, एंड ई लेटर रिप्रेजेंट्स द इवेंट, यानी कि इट कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी कि पी ऑफ ई। उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसे समझने के लिए चलो मैंने इसे काफी अच्छे तरह से इजी कर दिया है अपने वर्ड्स में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, उसे कहते हैं व्हाट यू वांट। मतलब कौन सा रिजल्ट आपको चाहिए वो ऊपर लिखना होता है, जिसे हम फेवरेबल कहते हैं। मतलब वो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, आप जिसे चाहते हो, जिस रिजल्ट को चाहते हो, उसे फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं और उसे ऊपर लिखते हैं एज ए न्यूमरेटर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि आपके पास कितने टोटल रिजल्ट्स हैं, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे? नीचे, यानी कि व्हाट यू हैव, आपके पास कितने रिजल्ट्स है ऐसे, तो वो आप कहाँ पे लिखोगे? एज अ डिनोमिनेटर नीचे। मतलब ऊपर आपको कौन से रिजल्ट चाहिए, व्हाट यू वांट, वो ऊपर रहेगा, और आपके पास कितने रिजल्ट है वो नीचे रहेगा। तो ये जो था, ये फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और हमें इसी फॉर्मूले का यूज करके बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हमें सोल्व करना है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी। इतना डीप में इसलिए किया है ताकि आपको अगले स्टैंडर्ड में, या तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपका माइंड क्लियर रहे। ओके, और चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लेते हैं।